Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Sani. I hope you all are good. So students, today we will discuss a new chapter from class 12, book Flamingo, that is chapter number 7, interview, written by Christopher Sylvester. Okay. So first of all, we'll discuss about the main characters of this chapter, then introduction and detailed summary. Okay. So let's start with main character. First character Padmanabhan. Okay. An interviewer and editor of Hindu who has taken interview of Umberto Eco. Okay. Padmanabhan is the main character of this chapter, okay, and he is an interviewer. Interviewer means इंटरव्यू लेने वाले, ओके, और वो एडिटर थे हिंदू न्यूज़पेपर के और जिन्होंने उम्बर्टो इको की इंटरव्यू ली थी, ओके. सेकंड कैरेक्टर उम्बर्टो इको, एन इंटरव्यू मीन्स इंटरव्यू देने वाले, ओके. ही इज अ प्रोफेसर एंड राइट्स नॉवेल्स ऑल्सो. सो उम्बर्टो इको एक प्रोफेसर थे और वो संडे के दिन नॉवेल्स भी लिखते थे और वो नॉवेल लिखने की वजह से फेमस भी हुए थे, ओके. सो नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इज एन एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम हिज पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, ओके. सो चैप्टर इंटरव्यू क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने राइट किया है और ये एक्सर्प्ट है जो कि पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू से लिया गया है, ओके. एक्सर्प्ट मीन्स स्मॉल पार्ट. इन दिस he talks about various opinion of his celebrities regarding an interview, okay, its function, its method and merit. इस चैप्टर में वो सेलिब्रिटीज़ के डिफरेंट ओपिनियन को, वेरियस ओपिनियन को बताते हैं इस चैप्टर में, और उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो इंटरव्यू है उसके फंक्शन क्या है, मेथड क्या है और मेरिट्स क्या है, ओके. इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू विद द फेमस राइटर उम्बर्टो इको. और साथ में उन्होंने बताया है कि ये जो चैप्टर है ये उम्बर्टो इको की इंटरव्यू का ही एक स्मॉल एक्सर्प्ट है, ओके. सो डिटेल समरी ऑफ दिस चैप्टर. द लेसन बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन टू इंटरव्यू एज अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म सिंस इट्स इन्वेंशन विच हैज लिटिल ओवर 130 ईयर्स अगो, ओके. सो राइटर यहाँ पे बताते हैं कि ये लेसन स्टार्ट होता है, लेसन बिगिन होता है इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन से, ठीक है. और राइटर यहाँ पे बताते हैं कि जो इंटरव्यू है वो जर्नलिज्म में कॉमन प्लेस बन चुका है जब से इनका इन्वेंशन हुआ है, ठीक है. और 130 ईयर्स से ज़्यादा इसको हो गए हैं इसके इन्वेंशन हुए. सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर इट इज़ नॉट वेरी सरप्राइजिंग दैट पीपल हैव वेरी डिस्टिंक्ट ओपिनियन अबाउट द यूसेज ऑफ इंटरव्यू, ओके. एंड राइटर अकॉर्डिंग टू द ऑथर उनके लिए ये ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है कि इंटरव्यू के यूसेज के बारे में लोगों के डिस्टिंक्ट ओपिनियन है, ओके. सम थिंक ऑफ इट इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म. कुछ मानते हैं कि इंटरव्यू अपने हाईएस्ट फॉर्म में है, वेयर एज सम पीपल कांट स्टैंड बीइंग इंटरव्यूड. जबकि कुछ लोग इंटरव्यू के साथ स्टैंड नहीं होना चाहते, इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं, ओके. एन इंटरव्यू leaves in lasting impression, and according to an old saying, when perceptions are made about certain person, the original identity of his soul gets stolen, okay. So an interview according to author एक इंटरव्यू एक लास्टिंग इम्प्रेशन देती है, ओके. और एक ओल्ड सेइंग के अकॉर्डिंग, ओके, एक ओल्ड कहावत के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जब हम किसी पर्सन को के बारे में परसेप्शन करना स्टार्ट करते हैं, किसी का पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो सेइंग के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि हम उसकी सोल को चुरा लेते हैं, ओके. फेमस सेलिब्रिटीज, राइटर एंड आर्टिस्ट हैव बीन हर्ड क्रिटिसाइजिंग इंटरव्यूज. अकॉर्डिंग टू ऑथर बहुत सारी फेमस सेलिब्रिटीज, राइटर्स और आर्टिस्ट ये सुने गए हैं कि वो किस तरह से इंटरव्यू को क्रिटिसाइज करते हैं. रुडयार्ड किपलिंग्स वाइफ रोट इन हर डायरी how their day in Boston was ruined by two reporter. रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ लिखती है कि किस तरह से उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि किस तरह से 2 रिपोर्टर्स ने बोस्टन में जब वो खाना खा रही थी तो उस टाइम पे 2 रिपोर्टर आए और उनके दिन को उन्होंने रुइन कर दिया था, ओके. किपलिंग कंसीडर्स इंटरव्यूइंग एन असॉल्ट, ओके. तो किपलिंग ये मानते हैं कि किसी की इंटरव्यू लेना एक असॉल्ट है, किसी पे हमला करने के बराबर है. अ क्राइम दैट शुड अटैक पनिशमेंट, ओके. और ये मानते हैं कि ये क्राइम है, इंटरव्यू लेना, किसी की इंटरव्यू लेना एक क्राइम है और ये इसकी पनिशमेंट होनी चाहिए, ओके. ही बिलीव्स दैट अ रिस्पेक्टेबल मैन वुड नेवर आस्क और गिव एन इंटरव्यू.
और किपलिंग ये भी मानते हैं कि कभी भी कोई रिस्पेक्टेबल आदमी अपनी इंटरव्यू नहीं देना चाहेगा और कभी भी नहीं चाहेगा कि उससे कुछ पूछा जाए उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में. देर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द इंटरव्यू बिटवीन मुकुंद फ्रॉम हिंदू न्यूज़पेपर एंड उम्बर्टो इको, अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली. ओके, सो इस चैप्टर में जो सेकेंड पार्ट है उसमें इंटरव्यू दी गई है, ठीक है, जो कि मुकुंद पद्मनाभन ने ली थी. जो मुकुंद पद्मनाभन है वो हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर थे. ओके, एंड उम्बर्टो इको जो कि एक प्रोफेसर थे बोलोग्ना इटली में. ओके, कि बोलोग्ना जगह में यूनिवर्सिटी में वो एक प्रोफेसर थे. ओके, he had already acquired a formidable reputation as a scholar for the ideas on semiotics. Semiotics means the study of science, okay, literary interpretation and medieval aesthetics before he turned to a writing fiction. Okay, so he had already according to author ये मानते हैं कि उन्होंने पहले से ही एक फॉर्मिडेबल रेपुटेशन गेन कर लिया था, एक्वायर कर लिया था एज अ स्कॉलर. ठीक है, और वो स्कॉलर भी थे सेमियोटिक्स में. सेमियोटिक्स में स्टडी ऑफ साइंस में, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन में वो स्कॉलर थे, एंड मेडिवल एस्थेटिक्स में वो स्कॉलर थे. ओके, अपने नॉवेल्स लिखने से पहले. ओके, द इंटरव्यू रिवॉल्व्स अराउंड द सक्सेस ऑफ हिज नॉवल. ये जो इंटरव्यू है उम्बर्टो इको की जो कि पद्मनाभन ने ली है, ये उम्बर्टो इको रिवॉल्व करती है उम्बर्टो इको ने जो नॉवल लिखे उनके नॉवल के अराउंड. ठीक है, जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज. ओके, द नेम ऑफ द रोज के अराउंड ये जो इंटरव्यू है रिवॉल्व करती है. ओके, हुज मोर देन 10 मिलियन कॉपीज वर सोल्ड इन द मार्केट. और द नेम ऑफ द रोज इनकी फेमस नॉवल था जिसकी 10 मिलियन कॉपीज मार्केट में इन्होंने सेल की थी. The interviewer begins by asking him how Umberto Eco manages to do so many different things, to which he replies by saying that he is doing the same thing. Okay, so Umberto Eco से जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि वो एक साथ में इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं, तो Umberto Eco का आंसर था कि वो सारे काम सेम ही कर रहे हैं, मीन्स उनके पास एक जैसे ही काम है. ओके, so he further justifies and mentioned that his books about children talk about peace and non-violence, which in the end reflect his interest in philosophy. Okay, और वो आगे बताते हैं, वो आगे मेंशन करते हैं कि जो उनकी बुक्स होती हैं वो चिल्ड्रन के बारे में थी. ठीक है, वो बात करते हैं कि चिल्ड्रन के बारे में उनकी जो बुक्स थी वो पीस के बारे में हैं, नॉन वायलेंस के बारे में हैं. ठीक है, जिसके कि उनको बाद में फिलॉसफी में इंटरेस्ट आया. ओके, Umberto Eco identifies himself as an academic scholar. Okay, और Umberto Eco अपने आप को एक academic scholar आइडेंटिफाई करते हैं, who attends academic conferences during the week and writes novels on Sunday. और जो बताते हैं कि वो कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, वो अटेंड करते हैं academic conferences और during the week कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं और फिर एंड में संडे के दिन वो नॉवेल्स राइट करते हैं. ओके, इट डजंट बोदर हिम दैट ही इज आइडेंटिफाइड बाय अदर्स एज अ नॉवेलिस्ट एंड नॉट अ स्कॉलर, बिकॉज ही नोज दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीच मिलियंस ऑफ पीपल विद द स्कॉलरली वर्क. फिर उनसे पूछा गया कि क्या आपको अच्छा लगता है कि आप प्रोफेसर के नाम से नहीं जाने जाते हैं, आप एक राइटर के नाम से जाने जाते हैं, एक नॉवलिस्ट, फेमस नॉवलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है, क्या आपको इससे कोई बोधरेशन नहीं होती है? तो उनका आंसर था कि कोई बोधरेशन नहीं होती. अगर मैं नॉवलिस्ट बन के मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच सकता हूं तो इतना मैं स्कॉलरली वर्क करके लोगों तक नहीं पहुंच सकता हूं. ओके, ही बिलीव्स देयर आर एम्प्टी स्पेसेस इन वंस लाइफ जस्ट लाइक देयर आर एम्प्टी स्पेस इन एटम एंड यूनिवर्स. और जब उनसे पूछा जाता है कि वो कब लिखते हैं तो वो बताते हैं कि वो खाली टाइम में लिखते हैं, और वो बताते हैं और वो बिलीव करते हैं कि एम्प्टी स्पेसेस इन वंस लाइफ, हर एक की लाइफ में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, खाली स्पेसेस होते हैं जिसमें वो बहुत सारा काम कर सकते हैं और वो उसी टाइम को यूज करते हैं. ठीक है, और इसी खाली स्पेसेस को वो कंपेयर करते हैं, जस्ट लाइक वो बताते हैं कि दीज एम्प्टी स्पेसेस आर जस्ट लाइक देयर आर एम्प्टी स्पेसेस इन एटम. जिस तरह से एटम में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, यूनिवर्स में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, अगर हम उन एम्प्टी स्पेसेस को हटा देते हैं तो पूरा यूनिवर्स एक मुट्ठी के बराबर हो जाएगा. ही कॉल्स देम इंटरस्टाइंस
मीन्स स्पेस और गैप, जो उनको गैप बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, एंड मोस्ट ऑफ हिज प्रोडक्टिव वर्क इज़ डन ड्यूरिंग दैट टाइम। और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना प्रोडक्टिव वर्क उस गैप में किया है, उस खाली टाइम में किया है। ओके, टॉकिंग अबाउट हिज नॉवल ही मैंशन दैट इट इज़ नॉट एन ईजी रीड। ओके, और अपने नॉवेल्स के बारे में बात करते हुए बताते हैं, वो मेंशन करते हैं कि इतना ज़्यादा इजी नहीं है उनके नॉवेल्स को रीड करना। इट हैज़ अ डिटेक्टिव एस्पेक्ट टू इट अलॉन्ग विथ मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, ओके, एंड मेडिएवल हिस्ट्री। वो बताते हैं कि उनके नॉवेल्स को पढ़ना इतना ज़्यादा इजी नहीं है क्योंकि उसमें डिटेक्टिव एस्पेक्ट भी है, ओके, मेटाफिजिकल है, थियोलॉजी है, एंड मेडिएवल हिस्ट्री भी है। सो उनके जो नॉवेल्स हैं वो रीड करना इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है। ऑल्सो ही बिलीव्स दैट that had the novel been written 10 years earlier or later, it would have not seen such a huge success. Thus, the reason for its success still remains a mystery. और वो ये भी मानते हैं, बिलीव करते हैं कि अगर उनका जो नॉवेल था, फेमस नॉवेल, अगर वो 10 ईयर्स पहले या 10 ईयर्स बाद लिखा होता तो शायद इतना ह्यूज सक्सेस उनको नहीं मिलता। ठीक है, और बाद में वो बताते हैं कि सक्सेस के पीछे शायद कोई मिस्ट्री थी, जिस मिस्ट्री के बारे में वो नहीं जान पाए कि क्यों इतनी सारी कॉपीज उनकी सेल हुई थी। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।